हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम MHI 102 के फोर्थ यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये यूनिट है स्टेट के ऊपर जो थियरीज हैं और डिबेट्स हैं उसके ऊपर बेस्ड है। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि स्टेट क्या है। स्टेट एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो लॉज बनाती है, इम्प्लीमेंट करती है और सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करती है। स्टेट एक लीगल एंटिटी होती है, जिसका मतलब इसमें लोगों के स्टेट के अंदर खुद के अंदर एरिया, लॉज और रूल्स वगैरह डिफाइन करने की पावर होती है। स्टेट सिंबल ऑफ आइडेंटिटी भी होती है। लोग उसे अपना मानते हैं, लाइक आई एम एन इंडियन बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट और यू हैव दैट पैट्रियोटिक फीलिंग इनसाइड यू, दैट्स व्हाई। मॉडर्न स्टेट स्टार्ट हुआ था 16th सेंचुरी में, जब फ्यूडलिज्म का एंड हुआ और किंग्स ने ज़्यादा पावर ले ली अपने हाथों में इस वजह से। की फीचर्स क्या है स्टेट के, तो देखते हैं। तो सोवेरेंटी है, अल्टीमेट पावर स्टेट के पास होती है, मतलब कि। और मोनोपोली ऑफ फोर्स है, यानी कि पुलिस, आर्मी वगैरह ये सब स्टेट के अंडर में रहती है। टेरिटरी जो है वो फिक्स्ड ज्योग्राफिकल एरिया होता है स्टेट का एक। सिटीजनशिप माने कि राइट्स और ड्यूटीज वगैरह होते हैं सिटीजन्स के, वो सभी स्टेट डिफाइन करता है। अभी स्टेट का काम भी देख लेते हैं, तो लॉ बनाना काम होता है, लॉज को इम्प्लीमेंट करना, डिस्प्यूट सॉल्व करना वगैरह वगैरह स्टेट का काम होता है। मार्केट रेगुलेट करना है स्टेट का काम, मतलब फेयर बिजनेस इंश्योर करना और कैपिटलिज्म वगैरह को चेक में रखना। फिर रिसोर्सेज रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम भी होता है स्टेट का। हेल्थ केयर, एजुकेशन, रोड्स, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, ये सभी रीडिस्ट्रीब्यूट करता है स्टेट। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्टेट लॉज को मेंटेन रखता है, उसके साथ साथ सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखता है, आउटसाइड और इंटरनल थ्रेट से बचाता है अपने सिटी को। तो यहाँ पे मैंने 3 चार्ट दे दिए हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थियरिस्ट के नाम है इसमें। उन्होंने क्या थियरी प्रपोज करी, किस चीज़ के बारे में उन्होंने क्या कहा और उनके की आइडियाज यानी कि उनके बिलीव्स क्या थे। ये सभी अगर जैसे एग्जाम में पूछ लेता है, सपोज मॉन्टेस्क्यू की पॉलिटिकल आइडिया क्या थे स्टेट के बारे में, तो आप उसमें मॉन्टेस्क्यू के आगे लिख सकते हैं कि उनकी स्पिरिट ऑफ द लॉ करके बुक थी, और उसमें उन्होंने पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के लिए एडवोकेट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अच्छा बताया वगैरह वगैरह। जब आप ये टेबल को अच्छे से पढ़े रहेंगे, नोट करे रहेंगे, तो आपको आंसर लिखना आसान होगा। सपोज मैंने आपको 50 वर्ड का कोई नोट्स दे दिया है, तो उस 50 वर्ड से आप 500 वर्ड का आंसर खुद से बना पाएंगे, जब आपको की जो कोर जो बिलीफ है, वैल्यू है, या क्या बोलते हैं उसको, आइडिया है, वो पता है किसी भी चीज़ के बारे में, तब आप एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे से। तो चलिए मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस टेबल में क्या है। जीन जेकस रूसो, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी दी, और इनका कहना था कि जनरल विल जो होती है ना, वो सोवरेन होती है, यानी कि लोगों को अपने अपने राज्य में अपने लॉज, कानून खुद बनाने चाहिए, खुद उसको मेंटेन करना चाहिए। और डेमोक्रेसी जो होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि वहाँ पे फुल ट्रांसपेरेंसी रहेगी और कोई आउटसाइड कंट्रोल नहीं होगा, कोई आउटसाइड मैनिपुलेशन नहीं होगा लोगों के राइट्स के साथ, लोगों के बिलीफ्स के साथ। ओके। अब CS ने जो है थर्ड स्टेट के बारे में कहा कि ये जो थर्ड स्टेट है ना, कॉमनर लोग, इनको जो है अपने राज्य के रिप्रेजेंटेशन का पूरा अधिकार होना चाहिए, और नेशनल सोवरेंटी जो होती है, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जो होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही इंश्योर करता है कि एक राज्य अच्छा है कि नहीं अच्छा है। मॉन्टेस्क्यू की जो बिलीफ है, स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें उन्होंने कहा कि पावर का सेपरेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल ब्रांचेस में। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली अपॉइंटेड मोनार्क हेड ऑफ द स्टेट हो, बाकी पावर जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो वो तीनों ब्रांचेस के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो टू इंश्योर नो करप्शन। इसके बाद वोल्टायर का व्यू आता है। उन्होंने एब्सोल्यूटिज्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस पे बहुत अपना क्रिटिक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये जो रिलीजियस डॉगमा होती है, मोनार्की होती है, ये सभी लोगों के हित के लिए काम नहीं कर सकते कभी भी। इट्स नॉट एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, रीजन और सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट के लिए आर्ग्यू किया। ऐसा कहा कि जो चर्च का कंट्रोल होता है स्टेट के ऊपर या राजा मोनार्की के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज चर्च इज नॉट वर्किंग फॉर पीपल, तो दैट्स वाई। रोबेस्पियर ने कहा कि जस्टिफाइड टेरर के बारे में रॉबेस्पियर ने अपने व्यूज दिए थे। रेन ऑफ टेरर मैंने आपको बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले वीडियो में, 1793 to 94 रेन ऑफ टेरर हुआ था फ्रांस में। और रॉबेस्पियर के अनुसार ये बहुत अच्छी चीज हुई थी, क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को अपने फ्रीडम, अपने राइट्स और जो इक्वालिटी, वर्च्यू और ये सब होते हैं चीजें, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस और भी क्लियरली हो गई। लोगों को ये रियलाइज हुआ कि भाई हमने ये रिवॉल्यूशन किया क्यों था,
फ्रीडम के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, और ये रेन ऑफ टेरर तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो मतलब रिवॉल्यूशन ही एक सोल्यूशन नहीं होता है, रिवॉल्यूशन के बाद जो ऑर्डर, जो सिस्टम बनाया जाए उसको मेंटेन भी करना होता है और इंश्योर करना होता है कि जो किंग्स या जो रूलर्स हमने अपने ऊपर बैठा लिए हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं या नहीं। ओके। एडमंड ब्रूक ने भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में अपनी थियरी दी अपनी किताब रिफ्लेक्शंस ऑफ द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। उसमें उन्होंने कहा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था वो चाओटिक था, डेंजरस था, अनऑर्गेनाइज्ड था, और उसका जो है कोई इतना इतना वायलेंट होने का कोई रीजन नहीं था। उनका कहना था कि ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होने चाहिए, रेडिकल चेंजेस की बजाय ग्रेजुअल रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्योंकि रेडिकल चेंजेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ओके। और ग्रेजुअल रिफॉर्म्स उतने अच्छे होते हैं कि पब्लिक लाइफ, सोसाइटी, द रूलर, जिनके भी जो भी इन्वॉल्व इसमें कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो सभी उसके साथ धीरे धीरे एडजस्ट करके इवॉल्व कर पाते हैं। कार्ल मार्क्स ने जो है अपनी क्लास स्ट्रगल वाली थियरी दी। उनका कहना था कि रिवॉल्यूशन क्लास स्ट्रगल का नतीजा होता है, अमीर और गरीब के बीच में, हैव और हैव नॉट के बीच में। और स्टेट जो है क्या करती है कि रूलिंग क्लास को, उसके रूलिंग क्लास के फेवर में ही काम करती है हमेशा, और रूलिंग क्लास स्टेट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल भी करती है। तो इस तरह से जो थर्ड पार्टी बच जाती है ना, द हैव नॉट वाली क्लास या जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होती है, जिसका रिजल्ट होता है रिवॉल्यूशन में और स्टेट के जो है अपरूटेशन में। ठीक है। फ्रांसियोस फ्यूरेट, इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लिखा कि रिवॉल्यूशन की वजह से मॉडर्न डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कल्चर की शुरुआत हुई यूरोप के अंदर भी और पूरे विश्व में। उन्होंने कहा कि रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी और सिंबल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पॉजिटिव नजरिए में पेश किया। सी ए बेली ने अपनी किताब इम्पैक्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑन यूरोप में लिखा कि जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे उन्होंने पूरे यूरोप के पॉलिटिकल लैंडस्केप को किस तरह से पॉजिटिव वे में चेंज किया। उन्होंने ऐसा कहा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ा, और उस टाइम पे भी पड़ा और आने वाले समय में भी पड़ता गया। इवन आज भी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टडी इतने ज़्यादा अच्छे से क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक लैंडमार्क इंसिडेंट था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पॉलिटिकल सिस्टम में पॉजिटिव चेंजेस की शुरुआत हुई। केस माइकल बेकर ने अपनी किताब पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसमें उन्होंने लिखा कि जो पॉलिटिक्स होती है उसकी नई लैंग्वेज निकल के आई रिवॉल्यूशंस की वजह से, और जस्टिस विल रीजन वगैरह टाइप के नए आइडियाज जो थे, जो रिवॉल्यूशन से उभर के आए थे, उनका गवर्नेंस पे किस तरह से इफेक्ट पड़ा, ये सभी उन्होंने अपने थियरी में चलिए भाई, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट हम देख लेते हैं। तो स्टेट सेंट्रलाइज होता है, लॉ मेकिंग होता है, लॉ इन्फोर्सिंग होता है, सॉवरेंटी होती है। स्टेट के फंक्शंस मैंने आपको बता दिया कि वायलेंस को जो है मोनोपोलाइज करके रखता है, यानी कि आर्मी और पुलिस को, मार्केट को रेगुलेट करता है, फेयर कंपटीशन वगैरह, इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखना, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट वगैरह को प्रमोट करना, ये सभी चीज़ें, रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट के द्वारा ही किया जाता है, और लॉ एंड ऑर्डर भी स्टेट मेंटेन करता है। अब देख लेते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। तो प्री अग्रेरियन सोसाइटी में कोई स्टेट नहीं था, लोग अपने रूल से रहते थे। ओके। अग्रेरियन सोसाइटी में क्या हुआ, थोड़ा सरप्लस बढ़ा, तो सरप्लस प्रोडक्शन मैनेज करने के लिए स्टेट डेवलप हुई, जो कि चीजें मैनेज करते थे आपस में। तो ये फुल फ्लेजेड स्टेट सिस्टम नहीं था, हाँ, पर कुछ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नेंस तो थी, जाहिर सी बात है। फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज आई तो स्टेट जरूरी हो गया, क्योंकि अर्बन लाइफ और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हो गए यहाँ पे, सेंट्रलाइजेशन, इंटरवेंशनिज्म, रिप्रेजेंटेशन, इतना सारा ट्रेड और टैक्सेशन वगैरह बहुत सारे सिस्टम्स आ गए, तो उसको मैनेज करने के लिए स्टेट सिस्टम की जरूरत पड़ गई। अब देखते हैं लिबरल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट। तो थॉमस हॉब्स ने बोला कि लाइफ विदाउट स्टेट इज नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। और क्या होता है कि स्टेट को ना एक पावरफुल किंग या सोवरेन होना चाहिए, जिसको लोग अपने राइट्स दे देते हैं। मतलब कि सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये हॉब्स का कहना है कि लोग जो अपने राइट्स होते हैं ना, नेचुरल राइट्स, थोड़ी सी आज़ादी या किसी भी तरह के राइट्स को अपने स्टेट के आगे सरेंडर कर देते हैं, जिसके बदले में क्या होता है, स्टेट जो है वो पावर्स उनसे लेकर के उनको थोड़ी प्रोटेक्शन दे देता है, राइट। तो उनका कहना है कि स्टेट एब्सोल्यूट होता है, इलिबरल होता है, और लोगों को कंप्लीटली फ्री नहीं रहने देता है। और ये थोड़ा ज़रूरी भी है कि स्टेट थोड़ा ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, नहीं तो फिर सब केओस में चला जाएगा ना। लोगों को अगर अपनी मर्जी का ही करने को मिला तो पीपल विल डू क्राइम। तो जो है उस क्राइम को पनिश करने के लिए स्टेट सिस्टम के पास पावर नहीं रहेगा, तो स्टेट सिस्टम होने का क्या फ़ायदा। जॉन लॉक का कहना है कि जॉन लॉक लिबरल है, पहली बात तो। उन्होंने बोला कि स्टेट का काम
है कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी वगैरह को प्रोटेक्ट करना। और अगर स्टेट फेल हो जाए तो लोग उसको बता सकते हैं, प्रोटेस्ट करने का अधिकार होता है लोगों के पास। स्टेट इतना भी कंट्रोलिंग नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और लिबरल डेमोक्रेसी जो होती है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक। फिर जेरेमी बेंथम को हम देखते हैं। तो जेरेमी बेंथम और जेम्स बेल, इन्होंने कहा कि स्टेट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, बस अंपायर की तरह उसको देखते रहना चाहिए। जैसे अंपायर होता है ना, दो टीम्स खेलती है आपस में, तो अंपायर देखता है, ओवरसी करता है, कहीं पे रूल्स नहीं तोड़े जा रहे हैं या फिर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर करना है। तो स्टेट का काम बस उतना ही होना चाहिए, ताकि जो सारी इन्वॉल्विंग पार्टीज है ना स्टेट के अंदर में, लोग, सिटीजन्स, वो सभी अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना अपना काम कर सके विदाउट हर्टिंग द अदर पर्सन और ग्रुप और एनीथिंग। ओके, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये है जेम्स मिल के पुत्र। तो इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करी और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करा था। बोला था कि एजुकेशन लोगों को ज़्यादा वोटिंग, मतलब सॉरी, एजुकेशन और प्रॉपर्टी के राइट्स पे ना लोगों को प्लूरल वोटिंग का अधिकार होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो बेस्ट होती है अकॉर्डिंग टू जेएस। तो ये हो गया थोड़े से लिबरल के बारे में। अ, फिर जीन जेकब्स रूसो के बारे में देख लेते हैं। तो इनका आइडिया थोड़ा हटके था। इनका आइडिया ऐसा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं। उनके अकॉर्डिंग लोग मिलके सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जहाँ लोग ही लॉ बनाते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। ट्रू फ्रीडम तभी मिलेगी जब तुम वही लॉज फॉलो कर रहे हो जो तुमने खुद बनाए हैं। ऐसा जीन जेकब्स रूसो का कहना है। ओके, तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में देख लेते हैं। तो पहला तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का कहना है कि स्टेट जो होती है रूलिंग क्लास के हाथ में एक हथियार की तरह होती है। वो अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह को बचाने के लिए और अपने बेनिफिट के लिए स्टेट को टूल की तरह यूज करते हैं। कौन? रूलिंग क्लास। और स्टेट भी अपने सर्वाइवल के लिए एक तरह से रूलिंग क्लास के ऊपर डिपेंड करती है। इस सबसे क्या होता है कि क्लास क्लास स्ट्रगल की शुरुआत होती है। मार्क्स ने कहा कि स्टेट को नहीं होना चाहिए, क्लासलेस कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए। एक स्टेट का एब्सोल्यूट कंट्रोल होना ही नहीं चाहिए एक कंट्री के ऊपर। स्टेट इज रिलेटिवली ऑटोनोमस बट अल्टीमेटली सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट क्लास। तो ये मार्क्स और एंगल्स का कहना है। उसके बाद राल्फ मिलीबैंड और निकोस पाउलनार्ड्स के व्यूज भी सिमिलरली ऐसे ही हैं। मिलीबैंड का कहना है कि स्टेट जो है रूलिंग क्लास द्वारा कंट्रोल में किया जाता है, और निकोस का कहना है कि स्ट्रक्चरल रोल जो होता है स्टेट का वो कैपिटलिस्ट सुपीरियोरिटी को मेंटेन करने के काम आता है। ओके, तो ये मार्क्सिस्ट लोग थोड़ा सा स्टेट के बिल्कुल ही खिलाफ है। अब वेलफेयर स्टेट की बात आ जाती है, तो जब मार्केट में जब स्टेट सॉरी वेलफेयर स्टेट तब आता है एग्जिस्टेंस में जब फ्री मार्केट की वजह से सोशल कोलैप्स की स्थिति आ जाती है। यानी कि सपोज करो एक स्टेट के अंदर में रूलिंग क्लास तो बहुत ही अमीर है, और जो रिच बुर्जुआइजी क्लास है वो भी सब कुछ कर पा रही है, अपने हिसाब से कमा रही है, सर्वाइव कर पा रही है। बट द थर्ड स्टेट यानी कि जो पुअर क्लास है वो टोटली कोलैप्स की स्थिति में आ गई है। दे कैन नॉट इवन अफोर्ड देयर बेसिक नेसेसिटीज लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, सर्वाइवल, फूड। हाँ, तो वेलफेयर स्टेट फिर आना ही पड़ता है वेलफेयर स्टेट को एग्जिस्टेंस में, अदरवाइज रिवॉल्ट्स हो जाएंगे और सोशल कोलैप्स हो जाएगा। तो वेलफेयर स्टेट एक तरह से क्या होता है कि सोशल इनइक्वालिटी को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने के लिए एग्जिस्टेंस में आता है, और रिसोर्सेस वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करता है। हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह वगैरह, ये सभी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करता है। तो इससे कैपिटलिज्म को थोड़ा नुकसान होता है, बट स्टेट सर्वाइव कर जाता है। और मार्केट डिफेक्ट्स की वजह से जो कमियां आती हैं सोसाइटी में, वो वेलफेयर स्टेट मैनेज करता है। ग्रीन ने लिबर्टी और सिटीजनशिप के बारे में कहा कि स्टेट इंटरवेंशन ना बहुत ज़रूरी है इन द फॉर्म ऑफ सोशल वेलफेयर, ताकि लोगों सिटीजन्स की जो है बेसिक राइट्स हैं वो सेफ सेफ मतलब रखे जा सके, बेसिक डिग्निटी सेफ रखी जा सके। अब देख लेते हैं कि लिबरल इगैलिटेरियन स्टेट के बारे में। तो जॉन रॉल्स ने ऐसा कहा कि जस्टिस एज फेयरनेस, माने कि थ्योरी ऑफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि स्टेट को जस्टिस इंश्योर करना चाहिए। स्टेट्स को चाहिए कि रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करे इन अ वे दैट पुअर और डिसएडवांटेज लोग भी है ना, उनका भी भला हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए वगैरह वगैरह। रॉल्स का है कि जो स्टेट का रोल होना चाहिए वो इंटरवेंशनिस्ट होना चाहिए, यानी कि पब्लिक रीजन, सोशल जस्टिस वगैरह को इंश्योर करने के लिए उसको एग्जिस्ट करना चाहिए, ना कि मूक दर्शक बने रहने के लिए। अभी देखते हैं कि लिबर्टेरियन जो मिनिमल स्टेट के बारे में आर्ग्यू करते हैं। रॉबर्ट नोजेक, ये एक स्कॉलर है, इनका कहना है कि एक छोटा सा स्टेट होना चाहिए जो कि बस प्रोटेक्शन दे, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। छोटा सा स्टेट मतलब कि नॉट इन साइज बट इन पावर।
स्टेट की पावर इतनी कम होनी चाहिए कि ज़्यादा इंफेरेंस करे ही नहीं। इंडिविजुअल लोगों का मतलब जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं तब वो इंटरफेयर करे, अदरवाइज एकदम से फ्री मार्केट छोड़ देना चाहिए। लोग अंपायर की तरह भी नहीं, बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहिए स्टेट को लो के भी। फिर गांधीयन पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। तो गांधी जी मॉडर्न स्टेट को वायलेंट और एलियनेटिंग मानते थे। उनका कहना था कि मॉडर्न स्टेट है लोगों की ज़रूरतों को उतने अच्छे से नहीं समझ पा सकता है जितना कि स्वराज या फिर सेल्फ रूल वाला स्टेट समझ सकता है। इंडिविजुअल जहाँ पे लोग सिटीजन्स खुद को खुद ही गवर्न कर रहे हैं और स्टेट जो है स्टेट बस नाम के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो स्टेट की जगह सेल्फ रूल और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को सपोर्ट करते थे। ओके, फिर फेमिनिस्ट व्यू देख लेते हैं। तो लिबरल फेमिनिस्ट स्टेट को मान लिबरल फेमिनिस्ट का मानना है कि स्टेट एक नेचुरल मतलब न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे वुमेन्स के राइट्स के लिए, सेफ्टी के लिए, मतलब उनके जस्टिस के लिए बात हो सकती है और स्टेट जो है औरतों के लिए भी उतना ही काम करेगा जितना सभी के लिए करेगा। रेडिकल फेमिनिस्ट क्या मानते हैं कि जो है स्टेट मेल डोमिनेटेड है, पैट्रियार्कल है और जिसकी वजह से जेंडर रोल्स को रीइंफोर्स करता है। फिर मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थियरिस्ट का कहना है कि वेलफेयर स्टेट भी वुमेन को इकोनॉमिकली डिपेंडेंट बनाए रखता है और जो है उनको डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ओके, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट ये लोग स्टेट के सेंट्रलाइज्ड पावर को ही चैलेंज करते हैं और माइक्रो लेवल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो ऐसा है। फिर अ, तो ये था भाई स्टेट के बारे में और इसको अलग-अलग तरीके से देखा जाता है, उस तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। लिबरल जो थियरी होती है स्टेट के बारे में, उसमें फ्रीडम और राइट्स वगैरह के लिए एक स्टेट को काम करना चाहिए, ऐसा आर्ग्यू किया जाता है। मार्क्सिस्ट थियरिस्ट का कहना है कि क्लास स्ट्रगल वगैरह जो होती है, वो सभी स्टेट की वजह से होती है। अगर स्टेट हो ही नहीं, अमीरों के हाथ में टूल बना रहने के लिए, तो देयर विल बी नो नीड फॉर रिवॉल्यूशन, सोसाइटी विल बैलेंस इटसेल्फ। वेलफेयर स्टेट थियरी जो देते हैं उनका कहना है कि स्टेट का काम है सोशल जस्टिस को इंश्योर करना वगैरह वगैरह। फिर गांधीयन जो थियरी है ऑन स्टेट वो आर्ग्यू करती है कि स्टेट को डिसेंट्रलाइज्ड और नॉन वायलेंट तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वराज के रूप में एग्जिस्ट करना चाहिए। फेमिनिस्ट जो व्यूज हैं ऑन स्टेट उसमें 4 पार्ट आते हैं। तो ये चारों अलग-अलग थोड़े से डिफरेंट व्यूज के हैं और इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको चारों मेंशन करके आंसर लिखने हैं। हाँ, तो बस ये था स्टेट के बारे में और इसका स्टेट का रोल कंटिन्यूअसली इवॉल्व होता रहता है, चेंज होता रहता है और उसके बारे में थियरीज भी आती रहती हैं। तो ये सभी था, मैंने एक्सप्लेन करा है आपको जो भी नोट्स के हिसाब से। आप ये नोट्स को लिख लीजिए अपने नोटबुक वगैरह में और इसके पीडीएफ में आगे प्रोवाइड करूँगी आगे चल के, जब थोड़े से सब्सक्राइबर्स और बढ़ जाएँगे, लोगों की डिमांड और बढ़ जाएगी तब। आई विल ट्राई टू डू इट बिफोर एग्जाम्स और मैं तो ऐसे भी कोशिश करूंगी कि जब ये सारे चैप्टर्स मैं पूरे करवा दूं, क्योंकि मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, लाइटली लाइटली ऊपर से कवर कर रही हूँ। तो उसके बाद में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाना चाहती हूँ इस चैनल पे। आई होप कि वो दिन जल्दी आए। तो तब तक के लिए ये वीडियो एंजॉय करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ रहे हैं इस कोर्स को, उनको दो। उसमें शर्माओ नहीं कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, सभी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो शेयर करो इस चैनल को और ग्रोथ बढ़ाओ भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।